हेलो दोस्तों, मैं रोशन गिरी आज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर हम लोग करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का प्लेलिस्ट जो है वो दिया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिएगा, आपको दिख जाएगा 2 लेक्चर। ठीक है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर करेंगे। ठीक है। और वो भी कौन सा? वर्ल्ड वार 1। आखिर विश्व युद्ध पहला हुआ क्यों, कारण क्या था, आखिर किस वजह से इतने लोग मारे गए, परमाणु बम यूज किया गया। खैर वो तो दूसरे वाले युद्ध में किया गया था, परमाणु बम वर्ल्ड वार 2 में किया गया था। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जब परमाणु परीक्षण किए थे, ठीक है, वो तब जा कर के आपका वर्ल्ड वार 2 के टाइम में वो परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद अमेरिका जो है वह नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराता है जापान को शांत करने के लिए। एक्चुअली में परमाणु बम गिराना था जर्मनी पे, लेकिन जर्मनी सरेंडर बोल दिया होता है उससे थोड़े ही दिन पहले, लेकिन जापान जो है अपना कायम रखता है वर्चस्व, और उसके बाद जापान को शांत किया जाता है परमाणु बम गिरा करके। ठीक है। तो आखिर वर्ल्ड वार 1 हुआ क्यों? देखिए आज लाइट कटा हुआ है, थोड़ा सा डार्क आ रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं वर्ल्ड वार 1 आखिर हुआ क्यों, स्टार्टिंग क्या था, किस वजह से हुआ। ठीक है, वो देखेंगे। इससे क्या था कि वर्ल्ड वार 1 को ग्रेट वार कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा युद्ध। ठीक है, जो सारे युद्धों का मिला करके हम कह सकते हैं कि एक सारे युद्धों को अगर मिला दिया जाए, जितना भी युद्ध हुआ था सारे युद्धों को मिला दिया जाए, तब जा करके वो हम एक युद्ध कहें, मिला करके हम उसको बोल सकते हैं वर्ल्ड वार 1 हुआ। ठीक है। और ये एक ऐसा युद्ध था, ठीक है, जिससे लगा सबको कि सारे युद्धों का ये युद्ध जो है अंत कर देगा, इसलिए इसे बोला गया द वॉर टू एंड ऑल वॉर। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? नहीं, वर्ल्ड वार 2 हुआ ना, जो इससे काफ़ी ज़्यादा विनाशक हुआ। ये ग्लोबल वॉर हुआ, मतलब सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। ये हुआ कब? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1919 तक। ठीक है, 11 नवंबर 1919 तक। ठीक है, 5 साल चला था। कैजुअलिटी क्या थी, मरे कितने लोग थे इसमें, क्या क्या हानि हुआ था? ठीक है, तो लगभग 17 मिलियन डेथ हुए थे। ठीक है, 11 मिलियन जो है वो क्या कह सकते हैं हम, कॉम्बेटेंट हो गए थे, अनाथ हो गए थे, कुछ बचा नहीं था उनके पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए। ठीक है, 6 मिलियन जो है वो सिविलियन की डेथ हुई थी, 20 मिलियन जो है वो जख्मी हुए थे। और ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था कि इसमें जितने आर्मी मैन थे युद्ध में लड़ने वाले, जब युद्ध ख़त्म हुआ तो वो सारे के सारे का माइंड डिस्टर्ब हो गया था। उन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे आज भी हमारे कानों के पास बम गिर रहे हैं, और इतना डर गए थे वो सब। युद्ध के बाद डरे हुए थे एकदम, अब डरे समय एकदम बहुत अजीब ढंग का उनका माइंड हो गया था, बहुत सारे आर्मी मैन का। ठीक है। अब इस युद्ध में पार्टिसिपेट लेने वाले कौन थे? तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर में रसिया था, बहुत बड़ा देश जो आज भी है, फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएसए भी एंट्री लिया था 1 साल के लिए 17 और 18 में, फिर जापान था। ठीक है, जापान देख रहे हो ना, अलाइड पावर के साथ।
ठीक है। लेकिन अगले युद्ध में ये जर्मनी का सेंट्रल पावर में एंट्री कर जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन कहने का मतलब ये कि जब बहुत सारे, जैसे इंडिया का, जब इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो इंडिया टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से और जवाहरलाल नेहरू की वजह से क्या हुआ कि सेंटर इंडिया जो है सारे लोगों, सारे रियासतों को, 52-53 रियासतों को मिला करके फिर एक इंडिया बना, और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 के बाद, तो उस टाइम लगता था सबको कि इंडिया का बल्कनाइजेशन हो जाएगा, मतलब इंडिया टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि जो बाल्कन कंट्री थी, बाल्कन कंट्री कहने का मतलब क्या कि साउथ अफ्रीका के, जैसे आपका रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ठीक है, बोस्निया हो गया, सर्बिया हो गया, तो उस टाइम इन लोगों की जो रियासत था, साम्राज्य था, वो अलग अलग बट गया था, अलग अलग जगह आपका कह सकते हैं कि बिल्कुल टुकड़ों में बट गया था ये सारे के सारे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो इनको भी लगा, सबको लगा कि इंडिया का भी बल्कनाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 1 होने का मेन रीज़न क्या था? मेन, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेन रीज़न। तो इसी मेन का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले कि सबों को ऐसा लग रहा था, जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्री थे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री थे, इंडस्ट्रियल जिनके पास ज़्यादा ज़्यादा डेवलप हो गए थे, इंडस्ट्री ज़्यादा ज़्यादा लग गए थे, वो कंट्री अपने आप को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए थे। तरह तरह के हथियार बनाना, आर्म्स रेस, मतलब उस टाइम का धारणा यही था कि जो जितना ज़्यादा युद्ध करेगा वो उतना ज़्यादा अचीव करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंट्री माना जाएगा, उतना ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री माना जाएगा। मतलब वो समझ रहे हैं ना, ये गजब का एक खराब धारणा बन चुका था। और इसी धारणा की वजह से क्या होता था कि दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज बनाने के चक्कर में वहाँ के रिसोर्सेज को वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करके अपने इंडस्ट्री को डेवलप करके आर्मी को बढ़ावा देना, टैंक बनाना, ठीक है, तरह तरह की हथियार बनाना, ठीक है, लार्ज एंड न्यू नेवल हाई आर्मीज तैयार करना। तो ये धारणा थी, और ये धारणा सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के पास था, और उसके बाद जर्मनी के पास। जर्मनी भी चाह रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कॉलोनाइज करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बना करके हम अपने आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। और वो भी किस वजह से, किसके लिए? तो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए, मतलब हथियार बनाने के लिए। और हथियार जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हम कॉलोनीज बनाएंगे, युद्ध करके उतना ज़्यादा कंट्री को हम लोग जीत करके ये उनका रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, हम अपने आप को, हमारा जीडीपी और बढ़ जाएगा। ऐसा था धारणा उस टाइम का, ठीक है। और मैं क्या बताया, दूसरे कंट्री पे अटैक करके उस कंट्री को जीत लेना और अपना साम्राज्य का विस्तार करना, इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। और आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अफ्रीका में ही मिलता है अभी भी। तो अफ्रीका के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कौन कवर करता है, इसकी भी रेस लगी हुई थी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में, और फ्रांस भी। ये सारे के सारे कंट्री जो है अफ्रीका की दौड़
लगाने में लगे हुए थे, और जिसमें ब्रिटेन लीड कर रहा था। सारे में से हर लोगों से ऊपर चल रहा था ब्रिटेन। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आप यूज कर लिया था और बहुत ज़्यादा मैन पावर अपने आप को बढ़ा लिया था। ठीक है। और जब ये युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार 1 युद्ध हुआ, तो उसमें 13 लाख इंडियन जो है वो पार्टिसिपेट लिए थे। ठीक है। और ये तो हो रही थी, एक धारणा और थी, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। क्या कि हमारे कंट्री को कॉलोनाइज दूसरा कंट्री क्यों बना करके रखा हुआ, ये हमारा कंट्री है तो हमारे कंट्री में हम ना राज करेंगे, दूसरा कंट्री के लोग राज क्यों करेंगे। तो राष्ट्र भावना भी जगी हुई थी हर एक कंट्रियों में, क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत सारे रिवोल्यूशन देख चुके थे लोग। ठीक है। तो लगने लगा कि यार जब इतने छोटे छोटे देश अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर के, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हर एक कंट्री में ऐसे नेशनलिज्म की भावना आ चुका था। एक पॉइंट और है, याद रखिएगा कि ये सारे के सारे रीजन एक ही जगह पे जाकर रुकेगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक रीजन से वर्ल्ड वार 1 हो गया था, ऐसा नहीं था, बहुत सारे रीजन थे। ऐसे नहीं कोई युद्ध कर लेता। ठीक है। तो रसिया जो है वो इंटरेस्ट जगाने लगता है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेस पे और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पे। अब पूछिएगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेस क्या था और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस क्या था। तो ये दोनों के दोनों स्टेट जो है वो ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ता था। अब ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ने की वजह से ये एजियन सी से अमेरिका, एजियन सी से ब्रिटेन, एजियन सी से इंडिया, एजियन सी से साउथ अफ्रीका, हर जगह यहाँ से कोई भी शिप जो है शिपमेंट हो सकता था। तो रसिया चाहता नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ डार्डेनस पे और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पे कोई अटैक करे, और जो ऑटोमन एम्पायर है वो चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ डार्डेनस पे हम कब्जा कर लेंगे तो रसिया खोखला हो जाएगा। लेकिन ऐसा धारणा गलत। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समझ रहे। तो ये बहुत सारे रीजन था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक रीजन की वजह से वर्ल्ड वार 1 हो गया। समझिएगा पॉइंट है। ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम क्या था। आग में घी डालने का काम था फ्रेंच फर्डिनांड की हत्या। एक्चुअली में क्या था कि बोस्नियों, और ये थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाले राजा थे, इनको ही अब सत्ता संभालना था ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है। और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर ही आता था बोस्नियो। ठीक है। कौन? बोस्निया। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर ये बोस्निया आता था। और सर्बिया, ध्यान रखें, सुनिएगा एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के, सर्बिया का जो मतलब एक इंटरनल संगठन था, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन था, वो चाहता था कि बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी से फ्री हो जाए, और सर्बिया बोस्निया को हेल्प करता है। तो सर्बिया का ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। तो सर्बिया का जो है वो ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन का गैविडो प्रिंसिप जो है, जब फ्रेंच फर्डिनांड बोस्निया में
घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो गैविडो प्रिंसेप जो है वह जा करके इनको गोली मार देता है, ये वहीं पे मर जाते हैं। और ये था कौन सा? तो बोस्निया का जगह था साराजेवो, साराजेवो याद रखिए, साराजेवो, बोस्निया का साराजेवो। अब ऑस्ट्रिया हंगरी को पता चलता है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे बोलता है, सर्बिया को बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो, अपनी आर्मी को सरेंडर बोल कह दो कि सरेंडर बोल दे, और सारा आर्मी, तुम्हारा सारा आर्मी जो है हमें अपना हथियार दे दे और तुम हमारे अंडर में आ जाओ। ऐसा ऑस्ट्रिया हंगरी बोलता है। किसको? सर्बिया को। अब भाई सर्बिया में एक हम कह सकते हैं कि सेल्विक नाम का वहाँ पे एक ग्रुप रहा करते हैं, सेल्विक नाम का एक ग्रुप रहा करते हैं। और ये सेल्विक जो है वो रसिया में रह रहे लोगों के संबंधित थे, ठीक है, मतलब रसिया में एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कह सकते हैं कि एक कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, और वही कम्युनिटीज़ यहाँ रह रही थी। तो सर्बिया बोलता है रसिया को कि तुम्हारा भाई बंधु हमारे कंट्री में रहता है, तो तुम अपने भाई बंधु को प्रोटेक्ट नहीं दोगे? तो रसिया बोलता है क्यों नहीं देंगे, ठीक है। अब जब रसिया सर्बिया का साथ देने के लिए बोलता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी पड़ गया अकेला। अब ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के पास जाता है और जर्मनी को बोलता है कि हमारी मदद करो, ठीक है। और जर्मनी तो चाहता ही है कि हमको कॉलोनीज बनाए, हम बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बनाएं, ठीक है। तो जर्मनी मदद करने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी को बोलता है। और कैसे? ब्लैंक चेक देता है एकदम, बोलता है कि तुमको जो भरना है, जो कहना है, जो कहो हमको, हम तुम्हारे फुल्ली सपोर्ट में हैं। और उसके बाद जर्मनी जो है वह सर्बिया पे युद्ध की घोषणा करता है। और जैसे ही जर्मनी सर्बिया पे युद्ध की घोषणा करता है तो रसिया जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर देता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, ये जर्मन एम्पायर हो गया, यहाँ ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये फ्रांस हो गया। याद रखिएगा ये ब्लैक सी स्टेट ऑफ, ये हो गया स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, और ये हो गया स्टेट ऑफ डार्डेनस, और ये रहा ओटोमन एम्पायर। अब देख लीजिएगा, हम दिखाएंगे, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है आपको, हम वहाँ पे पॉइंट करके दिखाए हैं, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रसिया युद्ध की घोषणा जर्मनी पे करता है। अब जब रसिया जर्मनी पे युद्ध की घोषणा करता है तो रसिया और फ्रांस के बीच में भी एक संधि हो रखी होती है। जब ये संधि हो रखी होती है फ्रांस और रसिया के बीच में, ठीक है, तो रसिया और फ्रांस भी जो है जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ इंतात बोलते हैं, ठीक है। उसमें रसिया और फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों को तीनों क्या होते हैं कि जो है संधि करके रखे हुए थे कि कोई अटैक करेगा तो तुम हमको मदद करना, समझ रहे हैं ना, ये होता है, ये हो गया। और उसके बाद फ्रांस भी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करता है। अब ये हो रहा होता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी एक तरफ, और इटली भी अलाइड करके रखता है रसिया और फ्रांस और जर्मनी। इटली भी ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी से एक ट्रीटी करके रखा होता है, हम अगले पार्ट में बताएंगे उसको, ठीक है। तो उस ट्रीटी में इटली क्या करता है कि उस ट्रीटी में इटली, जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया बोलते हैं कि इटली तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी आओ, हेल्प करो, युद्ध में लड़ो, तो इटली बोलता है कि
हाँ संधि हुई थी हम तीनों के बीच में, लेकिन संधि में ये भी था कि अगर हमें किसी पर अटैक करना है तो हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। हाँ अगर कोई दूसरा हम पर अटैक करता है तो हम तीनों एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसा बोल करके इटली जो है अपना कट मार लेता है और इटली वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद ब्रिटेन का हेल्प करने लगता है। ठीक है, तो इतना ही रखिए आज, और इसके बाद हम अगला दिन अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, और जितनी भी ट्रीटी हुई है ना हम सारे ट्रीटी कल बताएंगे। ठीक है, ये बस क्या था, एक इंट्रोडक्शन था वर्ल्ड वॉर 1 का, कल कंप्लीट हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इसका पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक यू।